हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। यहाँ पे देखिए हम बात करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन की। टॉप 30 क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन आने वाला है डीआरडीओ का, जो कि 10 तारीख के बाद स्टार्ट है। तो यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे साइंस के। जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। और केमिस्ट्री के देखो थोड़ा सा हार्ड आपको लगती होगी, मतलब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। तो भाई तैयार हो जाओ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस पे अब इंडियन ऑयल का एग्जाम तो हो ही गया है, अब डीआरडीओ के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन की आक्सीकरण शक्ति का घटता क्रम है। जो हेलोजन होता है, अर्थात हम बात करते हैं हेलोजन की, तो आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? एक से लेके आपके कितने तक हैं? 18 तक वर्ग हैं। तो 18 से पहले कितना होता है? 17वां। और जो 17वां वर्ग होता है या समूह होता है, वर्ग या समूह, तो जो 17वें समूह के तत्व होते हैं, जैसे आपका 17 में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, तो ये सब होते हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना होगा। तो ये सब कैसे होते हैं? ये हेलोजन समूह में आते हैं। तो हेलोजन समूह का अगर पहला तत्व बोलते हैं तो वो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। और ये सबसे अधिक रेडी होता है। सबसे अधिक रेडी तत्व कौन सा होता है? वो फ्लोरीन ही होता है। अब बात करते हैं हम इसका कि हेलोजन की आक्सीकरण शक्ति का घटता क्रम क्या है। तो जैसे इंग्लिश में भी आप देखना चाहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन पावर ऑफ हेलोजेंस। तो इसमें देखिएगा कि जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है? मेरा ऑक्सीकरण क्षमता कम होती जाती है। ऑक्सीकरण क्षमता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन होगा, इसकी ऑक्सीकरण क्षमता कैसी होगी? ज़्यादा होगी। किसकी अपेक्षा? आयोडीन की अपेक्षा। तो यहाँ ऑक्सीकरण क्षमता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। कब? नीचे जाने पर। और यहाँ देख लीजिए, और जिसकी ऑक्सीकरण क्षमता कैसी होगी? कम होगी, उसके परमाणु का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। परमाणु का जो आकार होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा। ये ध्यान रखिए, जब ऑक्सीकरण क्षमता कम होगी तो परमाणु का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। अच्छा, जो परमाणु का साइज है वो कैसा होगा? लार्ज होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, जब परमाणु का आकार बड़ा होगा तो सीधी बात है ऑक्सीकरण क्षमता कम होगी। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण शक्ति का घटता क्रम। तो ऑक्सीकरण शक्ति किसकी ज़्यादा होगी? फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम फिर किसकी होगी? क्लोरीन की। उससे कम किसकी होगी? क्लोरीन की। उससे भी कम किसकी होगी? ब्रोमीन की। और उससे भी कम किसकी होगी? आयोडीन की। तो अब हम ऐसा क्रम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में कौन सा है। तो पहला देख लीजिए, पहले में ऐसा नहीं है। दूसरा देखो आप, पहले में भी नहीं है। दूसरे में भी आयोडीन पहले दिया है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फ्लोरीन कहाँ पहले पे दिया है। तो फ्लोरीन हमारा किस में दिया है? नंबर 4 पे। तो 4 नंबर पे हमारा फ्लोरीन पहले दिया है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो जो ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। और ऑक्सीकरण क्षमता फ्लोरीन की अधिक होगी और सबसे कम किसकी होगी? आयोडीन की। अब हम बात करते हैं जो फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का जो परमाणु का साइज होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा परमाणु का साइज? अर्थात जो एटम साइज होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। किसका? फ्लोरीन का। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? आयोडीन की अपेक्षा। आयोडीन का जो परमाणु होगा कैसा होगा? बड़ा होगा। तो ये सारी चीज ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपका, काय केंद्रित धन इकाई कोष में खाली स्थान का प्रतिशत है। तो परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन द कार्पू सर्कुलर यूनिट सेलेज। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज पूछा गया है वो किसका पूछा गया है? आपका धन इकाई कोष का। तो यहाँ हम बात करते हैं धन इकाई कोष की। तो यहाँ क्या होता है? कोई भी मानो एटम्स होता है तो उसमें क्या होता है? आपका धन इकाई कोष होगा। और कोष कोष मतलब जो सेल होती है तो उसे बोलते हैं
तो सेल में जो खाली स्थान है उसका हमें परसेंटेज बताना है। तो जो खाली स्थान है कुछ भरा भी तो होगा। तो जैसे कोई सेल होती है जैसे ये सेल है, ये मान रहा है, तो सेल का जो भरा हुआ भाग होता है या केंद्रित धन इकाई सेल होता है, केंद्रित धन इकाई सेल। तो जो केंद्रित धन इकाई सेल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीसीसी। क्या बोलते हैं, बीसीसी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म बताएंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये अच्छी ध्यान रखना कि जो बीसीसी होता है वो क्या होता है, भरा हुआ भाग, और शेष जो होगा वो क्या होगा, खाली भाग। तो जो हमें पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि बीसीसी कितना है, या पूछ भी सकता है कि वो बीसीसी का जो केंद्रित धन इकाई सेल है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो उसका नंबर क्या होगा, तो या उसका परसेंटेज क्या होगा। तो अगर उसके परसेंटेज की बात की जाए तो जो बीसीसी होता है तो बीसीसी की परसेंटेज कितनी होती है, ये होती है आपकी 68%। कितना होता है, 68%। अब हर चीज अपने आप में कितना होती है, 100%। जब बीसीसी 100% है, वो टोटल 100% है, बीसीसी कितना है, 68%। बीसीसी भरा हुआ भाग होता है, ये कितना क्या होता है, भरा हुआ भाग या केंद्रित धन इकाई सेल होता है। अब शेष कितना बचेगा, 100 में से या 100 में से 68 जाएंगे तो कितना बचेगा, 32%। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो ये अच्छी ध्यान रखना है। तो इसका जो खाली कोष का परसेंटेज होगा या काय केंद्रित धन इकाई कोष में जो खाली स्थान होगा वो कितना होगा, 32%। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि झाग प्लवन विधि का प्रयोग अधिकतर की सांद्रता के लिए किया जाता है। तो जो झाग प्लवन का उपयोग है वो अधिकतर किसके लिए करते हैं, इसमें आपके जैसे दिया है आपका, दी फॉर्म फ्लोटेशन मेथड इज मोस्टली यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ। तो उसमें ऑप्शन में दिया आपके कार्बोनेट ओर्स, फिर दिया सल्फाइड ओर्स, फिर दिया मैग्नेटाइट ओर्स, फिर दिया ओर्स ऑफ जिंक मेटल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, आपका सल्फाइड ओर। किसके लिए, सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर आपके क्या होते हैं, जैसे CuFeS2, CuFeS2, इसे क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। और ZnS होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ये सब क्या होते हैं, सल्फर के ओर्स होते हैं, जैसे कॉपर पायराइट, और दूसरा आपका क्या हो गया, जिंक सल्फाइड। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे, जैसे आपका ये हो गया सारा कुछ। अब हम ये बात करते हैं कि झाग प्लवन विधि होती क्या है। जैसे कोई ये कंटेनर होता है, कंटेनर कह दो, या कोई ये बॉक्स है। अब इसमें क्या भरा होता है, इसमें भरा होता है जल। इसमें क्या भरा होता है, जल भरा होता है, और एक पाइप आता है। ये क्या आता है, ये पाइप। और पाइप के माध्यम से क्या इसमें भेजा जाता है, एयर। अब यहाँ देखो, जो भी मानो जैसे आपका सल्फाइड सोर है, जैसे CuFeS2 हो या ZnS हो, तो ये क्या होता है, इसमें बारीक पिसा हुआ डाल दिया जाता है। इसमें ये भरा है जल, जल भरा जाता है। और जल के बाद अब इसमें क्या किया जाएगा, जो जिंक, जो आपका ZnS या CuFeS2 कॉपर पायराइट, तो इसे किस में डालते हैं, इसमें डालते हैं, और वो भी किस में, पिसा हुआ फॉर्म में, अर्थात पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में डालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस पर डालेंगे तेल। अब वो तेल किसका होगा,
अब वो तेल किसका होगा आपका, इसमें जो तेल डालेंगे वो तेल किसका होगा, आपका चीड़ का तेल होगा, चीड़ का तेल। या इसकी जगह और भी हम चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका क्या होता है पोटेशियम एथिल जैंथेट, चीड़ का तेल या पोटेशियम एथिल जैंथेट, पोटेशियम एथिल जैंथेट, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो क्या करते हैं, इसमें से हम एयर को प्रवेश करते हैं, इसमें जब एयर प्रवेश करेंगे तो क्या होते हैं, जो आपके जो मोनोसल्फाइड एश होता है वो क्या होता है, उसमें जब एयर प्रवेश करेंगे तो वो सल्फाइड एश किसके फेवर में आ जाता है, जो तेल होता है उसके फेवर में आ जाता है, तो उससे वो चिपक कर ऊपर आ जाता है, सतह पे आ जाता है, और जो शेष अशुद्धि होती है वो कहाँ बैठ जाती है, नीचे। जो शेष अशुद्धि होती है वो कहाँ बैठ जाएगी, इसके नीचे। इससे इस तरह से क्या कर दिया जाता है, अयस्कों का सांद्रण। तो इस मेथड से क्या कर दिया जाता है, अयस्कों का सांद्रण। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव। तो ऐसा इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। अब देखते हैं हम, पहला दिया आपका रेडियम, सबको पता है कि रेडियम तो होता ही है मेरा कैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम भी है और प्लूटोनियम भी है। अब यहाँ आपका क्या आ गया, जिरकोनियम। तो हमने जिरकोनियम को नहीं पढ़ा है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिरकोनियम। अब बात करते हैं हम जिरकोनियम की। तो जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जिरकोनियम का प्रतीक क्या होता है, Zr। और हमेशा परमाणु क्रमांक को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और परमाणु भार को कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 40, और परमाणु भार कितना होता है, 91 या 91। तो ये चीज ध्यान रखना है। और जो जिरकॉन है वो किससे प्राप्त किया जाता है, जिरकॉन किससे प्राप्त किया जाता है, वो सॉरी, जो जिरकोनियम है वो किससे प्राप्त किया जाता है, जिरकॉन से। जिरकोनियम किससे प्राप्त किया जाता है, जिरकॉन से। और जिरकॉन क्या होता है, एक मिनरल होता है। क्या होता है, मिनरल होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 40, और परमाणु भार कितना होता है, 91। और ये कैसे होते हैं, ये रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, ये 3। और रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो समय के साथ साथ क्या हो जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, समय के साथ नष्ट होते जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है वो किसकी होती है। तो देखो इसमें ऑप्शन दिया है आपको, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, गामा रेज और एक्स रेज। तो इसमें क्या है, देखो ये वेव्स या तरंगे, तो माइक्रोवेव ये हो नहीं सकता है, रेडियो वेव्स ये भी नहीं हो सकता है, एक्सरे ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या सही आंसर होगा, गामा रेज, क्योंकि गामा रेज की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये अल्फा बीटा गामा होते हैं, ये भी रेज होती हैं, तो उन सब में सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति भी किसकी होती है, गामा की, और वेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा की। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, गामा किरण की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻19 और कितना, हर्ट्ज। तो ये अच्छी ध्यान रखना चाहिए, ठीक। अब बात हम कर लेते हैं कि इसकी वेदन क्षमता अल्फा बीटा से कितनी अधिक होती है। तो गामा किरणों की वेदन क्षमता बीटा किरण से कितना गुना होती है, 100 गुना ज़्यादा। और गामा किरणों की अल्फा किरण से वेदन क्षमता कितनी अधिक होती है, 10,000 गुना। मानो ये 100 बीटा होंगे तब एक गामा के बराबर होंगे, ये 10,000 अल्फा होंगे तब एक गामा के बराबर होंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है,
जो हर्ट्ज किसका होता है, मात्रक, फ्रीक्वेंसी का, किसका होता है, फ्रीक्वेंसी, या जिसे क्या बोलते हैं हम, आवृत्ति। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है काफी, इसका मात्रक। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि बायो है या एयर इज, कुल मिला के ये है कि इसमें बायो है क्या। तो आपके वो दिए हैं, एयर एक इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एलिमेंट है, सॉल्यूशन है, कंपाउंड है और मिक्सर है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। एलिमेंट क्या होते हैं, इसका कोई प्रतीक होता है क्या बायो का, तो नहीं होता, तो एलिमेंट तो नहीं हो सकता। और सॉल्यूशन में क्या होते हैं, विलय और विलायक होते हैं, तो इसमें तो ना इसमें सॉल्यूशन हो सकता है क्या। एयर तो वैसे भी क्या है, एक एयर तो एक क्या है, एक गैस फॉर्म में होती है ना, तो यहीं देख लो। अब कंपाउंड तो सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है। अब कंपाउंड की बात करते हैं, तो कंपाउंड में क्या होता है कि मानो कोई दो हमारे क्या होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं और उनका जो सही, मानो दो एलिमेंटों के सहयोग से, और उनका एक क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है, जैसे जल है, अब इसमें हमें पता है कि हाइड्रोजन के कितने होते हैं, दो अणु होते हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक अणु होता है, इसमें दो है, इसमें एक है। तो इनका ये कैसा है, ये यौगिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका मानो अनुपात है वो एक निश्चित है कि हाइड्रोजन के दो अणु होंगे, ऑक्सीजन का एक अणु होगा, तभी हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा। अब बात करते हैं अब इसमें देख लीजिए, अब तो कुल मिला के अब हमारा इसका आंसर क्या होगा, मिश्रण। तो जो बायो होती है वो क्या होती है, मिश्रण होती है। अब बात कर लेते हैं मिश्रण। तो ये किस किस का मिश्रण होता है, बायो होती है वो कहाँ पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाएगी। और वायुमंडल में किन किन का मिश्रण होता है, वायुमंडल में क्या होती है, बहुत सारी गैसें होती हैं, क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में गैसें तो होती हैं, एएमपी शॉर्ट में लिख दिया एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या होती हैं, गैसें तो होती हैं। और कौन कौन सी गैसें होती हैं, देख लीजिए आप, जो मोस्टली देख ले रहे हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन है, और क्या, ऑक्सीजन है, और आपका क्या है, आर्गन है, क्या, आर्गन, और आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और बाकी के और भी बहुत सारी गैस हैं, वो अदर में डाल दीजिए आप। तो अब यहाँ देखो, अब N2 का परसेंटेज कितना होता है, ये वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78%। अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, 20.9 के समथिंग होता है, कहीं कहीं तो ये 21 भी दिया होता है। तो ये क्या हुआ, 21%। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका आर्गन। तो आर्गन का परसेंटेज कितना होता है, और आर्गन गैस किस में भरी जाती है, बल्बों में। तो ये कितना होता है, 0.93%। उसके बाद CO2 की बात करते हैं। देखो हमारे और आपके लिए, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, CO2। क्योंकि जितना CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। तो आप देख लीजिए, इस ये कितना होता है, 38%। कहीं कहीं तो कितना दे देते हैं, 0.04% भी दे देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि हो रही है तो वो किस में हो रही है, आपकी CO2 में। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हो रही है, CO2 में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बायो हमारा क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण किसका है, बहुत सारी गैसों का। अब इसमें कहो, इसमें बहुत सारी अशुद्धि, अदर्श में आपकी बायो में देखो धूल वगैरह के भी कण होते हैं, माइनर बहुत, जो आप देखते हो कि अंधेरे कमरे में वो दिखाई देता है, जो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, एयर ही तो है, और एयर में ही तो वो दिखाई दे रहे हैं धूल के कण, तो वो भी इसी में एयर के मिश्रण में ही आ जाते हैं। तो वो हो गए सारे अदर। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है। तो बायो हमारा क्या एक मिश्रण है, और बायो में बहुत सारे, और बायो कहाँ पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना 20.9% या 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 या 0.04%। बाकी के अदर ये धूल मिट्टी वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो ये हुआ, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई क्या है।
तो आपका जो बात करते हैं कि दूसरे क्रम की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई क्या है, तो देखो जो दर स्थिरांक, आप इंग्लिश में देख लीजिए एक बार, इन ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट आर। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या होता है हमारा, चेंज इन रिएक्शन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन, चेंज इन रिएक्शन कंसंट्रेशन CO अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर इसकी यूनिट आएगी तो यूनिट का क्या हो जाती है आपकी, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ द रेट ऑफ कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, मोल और फिर लीटर इनवर्स माइनस के सेकंड इनवर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। इसमें देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है ये आपका, देखो पहला तो इस पर मोल पे 2 लगा, दूसरे में देखो तो मोल पे इनवर्स है, तीसरा देखो तो मोल एल माइनस के 1 लिखा है, ये एल पे पावर माइनस के 1 है। तो ये ध्यान रखना, जो तीसरे में ये सब दिया है तो ये ध्यान रखना है। तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरा सही होगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि COCl3 इंटू 5NH3 में आयनों की संख्या क्या है। तो ये हम देख लेते हैं कि COCl3 इंटू 5NH3। अब ये आपका लिखा है, इसे हम दूसरी तरह से तोड़ लेते हैं। जैसे क्या, कैसे भी लिख सकते हैं, CO कोष्टक बंद कर लो, NH3 का होल 5 Cl2 और ये पूरा कोष्टक बंद कर दो और बाहर क्या कर दो, Cl2। कुल मिला के है तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला, वो यहाँ Cl2 नहीं करेंगे, Cl1 हो जाएगा, 5NH3। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा में, 5NH3। अब इसके बाद देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या होगा, Cl2 नहीं Cl खाली होगा। अब यहाँ देखो इसमें मोल भी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ अगर मोल्स पूछे तो इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ कितना है, एक ही तो है। जो भी यहाँ दिया हो, जैसे अभी ये 2 होता तो 2 ये हो जाता, एक इसे हम पूरा मान लेते क्योंकि ये होल है ना इस वजह से, तो एक इसे मान लेते तो टोटल कितना हो जाता, अभी एक ये हो जाएगा पूरा और एक ये हो गया। अगर ये 2 होता तो 2 ये और एक ये पूरा इतना, तो ये कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक है, एक ये हो गया और दूसरा पूरा ये हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2। अब नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 3। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 3। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि उपकरणों में अधिकतर प्रयोग होने वाले स्थायी चुंबक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री को प्राथमिकता दी जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज प्रीफर्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स यूज्ड मोस्टली इन इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। इसके ऑप्शन दिए हैं, सिलिकॉन स्टील है, आपका रॉट आयरन है और आपका बाई एलॉय है, और उसके बाद दिया है आपका
एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि जो मोस्टली उपकरणों के लिए जो स्थायी चुंबक उपयोग किया जाता है वो क्या होता है हमारा, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मोस्टली क्या यूज होता है, जो उपकरणों में अधिकतर प्रयोग होता है और जो स्थायी चुंबक के लिए, तो वो क्या होता है आपका एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। तो क्या जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, जो कि उत्पाद के रूप में होता है। तो आप देख लीजिए, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट इज मैन्युफैक्चर्ड एज ए प्रोडक्ट। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद का निर्माण होगा। तो यहाँ देख लीजिए, पहले देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaO। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, या क्या कहेंगे इसे हम, बिना बुझा चूना। क्या कहेंगे इसे, बिना बुझा चूना। अब ये किससे रिएक्शन कर रहा है, पानी। अब पानी का तो सभी जानते होंगे, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है और किससे रिएक्शन कर रहा है, पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो पानी का फॉर्मूला आपका क्या है H2O। तो आगे देख लो, अब H2O होगा जैसे CaO प्लस H2O। हमें पता है कि जब बिना बुझे हुए चूने में, इसे क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। ठीक, अब मानो कोई चीज बिना बुझी हुई हो, अगर उसमें आप क्या डाल दोगे, पानी। ये क्या है, पानी है ना। जब बिना बुझी हुई चीज में आप पानी डालोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी ना। जैसे किसी में आग जल रही हो, उसमें आप पानी डाल दो तो वो बुझ जाएगी। तो इसका पहले से ही नाम पता है कि बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब उसमें हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। देखो सी आ गया। अब यहाँ देखो O ऑक्सीजन का एक अणु ये है, एक ये है, तो कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन के भी 2। तो OH का होल ट्वाइस कर दिया, तो कुल मिला के हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। अब बात करते हैं हम कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, वैसे इसका जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो व्यापारिक नाम है वो भी क्या है, इसका बुझा हुआ चूना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जब हमने क्या किया, बिना बुझा हुआ चूना लिया, उस पर पानी की रिएक्शन कराई, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की क्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात बिना बुझा हुए चूने में पानी डाला तो हमें क्या हुआ, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। तो अब देख लीजिए, इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो आपका जो ऑक्सीजन और ओजोन है, अब यहाँ देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन है और ओजोन है, कुल मिला के है तो ये किसी एक के अणु। जैसे कुल मिला के किसके अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु। अब सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ऑक्सीजन का एक अणु होगा तो हम किसे क्या बोलेंगे, उसे एटॉमिक ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, अर्थात 2 एटम्स हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे,
डाई एटोमिक ऑक्सीजन, डाई एटोमिक ऑक्सीजन। अगर 3 है तो क्या बोलेंगे? ट्राई एटोमिक, ट्राई एटोमिक ऑक्सीजन, या इसे क्या भी बोलते हैं हम? ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। तो ओजोन ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप समताप मंडल में या ट्रोपोस्फियर में। ठीक। समताप मंडल या ट्रोपोस्फियर, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है? अब ओजोन, जो ओजोन की परत होती है या ओजोन की मोटाई किससे नापते हैं? डॉप्सन। किससे? डॉप्सन। और डॉप्सन ही इसकी क्या होती है? इकाई होती है। किसकी? ओजोन परत की। पूछ भी लेता है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो ये क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन का अगर सिंगल एटम्स है तो वो क्या होगा? एटॉमिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अगर 2 एटम्स हैं तो क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के अगर 3 एटम्स हैं तो क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन। अब देखो, एलिमेंट तो एक ही है, लेकिन तीनों की संरचना कैसी है? अलग अलग है। और इससे कंडीशन में जब यौगिक एक ही हो और उनकी संरचना कैसी हो, स्ट्रक्चर कैसे हो, डिफरेंट हो, तो वो मेरे क्या कहलाते हैं? एलोटॉप्स। एलिमेंट एक ही हो, सेम एलिमेंट, बट स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। तो हमारे वो क्या कहलाएंगे? एलोटॉप्स। क्या कहलाएंगे? एलोटॉप्स। अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? एलोटॉप्स। तो जो ऑक्सीजन और आपके क्या कहते हैं ओजोन है, वो कैसे हैं? एलोटॉप्स, एलोटॉप्स हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नीले लिटमस पत्र को या नीले लिटमस पत्र के विलयन, कुछ मिस्टेक है यहाँ, को के दे दिया है। तो नीले लिटमस पत्र को विलयन में लाल रंग में बदला जाता है। तो ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड टू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ, ये कह रहा है कि अगर नीले लिटमस पत्र नीले लिटमस पत्र के विलयन को लाल लिटमस लाल रंग में बदला जाता है, वो किसके द्वारा? अर्थात कोई नीला लिटमस है वो लाल हो जाता है कब? या तो उसे हम किस में ले जाएंगे? एसिड में ले जाएंगे, बेसिड में, वो बेस में ले जाएंगे, या एल्काली में ले जाएंगे, या साल्ट में ले जाएंगे। तो ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड टू रेड इन सॉल्यूशन, मतलब ब्लू जो लिटमस है वो रेड किसके सॉल्यूशन में ले जाने से होता है? एसिड में, बेस में, या एल्कली, या साल्ट में। तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए हमें, क्यों जो अम्ल होते हैं या एसिड होते हैं वो क्या कर देते हैं? ब्लू को रेड कर देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जो एसिड होगा वो क्या कर देगा? ब्लू को क्या कर देगा? रेड कर देगा। और जो बेस होगा वो क्या कर देगा? रेड को ब्लू कर देगा। कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एसिड मतलब अम्ल, एसिड अम्ल होते हैं वो क्या कर देते हैं, या इसका हिंदी में आप टिक लिखना चाहो तो अनीला। अनीला मतलब अप, और क्या हुआ? अम्ल, अम्ल। और नी मतलब नीला, और ला मतलब लाल। तो अम्ल क्या होते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। और इसका हो जाएगा छालानी। इसका लिख लो, छा ला नी। छा मतलब छार, क्या करते हैं? लाल को क्या किस में बदल देते हैं? नीले में।
और जो अम्ल होते हैं वो नीले को किस में बदल देते हैं, लाल में। तो ये रटने की आवश्यकता ना है, ओनली समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ देख लीजिए। अब बात करते हैं जो लिटमस पेपर होता है, बात हम किसकी करेंगे, लिटमस पेपर की। अब हम जो जैसे किसी मानो जैसे कोई पेपर है या तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, या कोई हमारा एसिड या बेस कोई दिया हुआ सॉल्यूशन है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, लिटमस पेपर लूँगा, लिटमस पेपर लूँगा। तो लिटमस पेपर होता है वो आपका किस कंडीशन में होता है, अगर लिटमस पेपर को हम चेक करेंगे, किसको, लिटमस पेपर को, तो किस या अर्थात अम्ल या क्षार की पहचान किसके द्वारा करेंगे, तो चेक बाई लिटमस पेपर। अर्थात अम्ल और क्षार की पहचान किससे होती है, लिटमस पेपर से। जैसे ये अम्ल और क्षार हैं तो इनकी पहचान किससे होगी, लिटमस पेपर से। अब लिटमस पेपर कैसा होता है, अम्ल होता है या क्षार होता है, तो लिटमस पेपर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो वो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। अब इसके हम कलर की बात करते हैं तो कलर कैसा होता है इसका, पर्पल। किसका होता है, पर्पल। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं लिटमस पेपर किससे तैयार किया जाता है, तो ये लाइकेन से, जैसे लाइकेन या लिचेन। अब लाइकेन किस कुल का पौधा है, किसका है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में आपके कौन कौन आते हैं, तो ये किस किस से, जो लाइकेन होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, कवक और सहवाल। तो कवक और सहवाल ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन, लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन किस समूह में आता है, थैलोफाइटा में आता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो लाइकेन होता है तो लिटमस होता है वो किससे तैयार किया जाता है, लाइकेन से। और लिटमस कैसा होता है, अम्ल होता है या क्षार, तो ये न्यूट्रल होता है। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। और जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं, और जो बेस होते हैं वो क्या, रेड को ब्लू करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं जैसे अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है। तो हमें समझने की बात है कि मतलब जो कोबाल्ट 60 होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। जो कोबाल्ट 60, अब कोबाल्ट 60 का समझते हो, जैसे कोबाल्ट के भी क्या होते हैं, संभारक होते हैं। तो ये जो कोबाल्ट 60 होगा ना, या आइसोबार, तो जो कोबाल्ट 60 होगा उसी का प्रयोग हम किस में करेंगे, कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। अब बात करते हैं हम करते क्यों हैं, तो करते क्यों हैं, तो करते इसलिए हैं कि इसका क्या होता है, जो कोबाल्ट का क्या होता है, जिसकी जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ या अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, जो अर्ध आयुकाल होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। अर्ध आयुकाल कैसा होता है, ज्यादा होता है। और कितना होता है, तो इसका अर्ध आयुकाल कितना होता है, 5.27 ईयर। तो ये पूछ भी सकता है कि जो कोबाल्ट 60 का हाफ लाइफ होती है वो कितने टाइम की होती है, तो 5.27 ईयर का होता है। अब हाफ लाइफ कैसी होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको कहाँ उपयोग करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, कैंसर के उपचार में। तो इसका जो मेनली रीजन है वो यही है क्योंकि इसका क्या होता है, ये रेडियोथेरेपी की जाती है इससे। तो कैंसर के उपचार में किसके लिए, रेडियोथेरेपी, क्या, रेडियोथेरेपी की जाती है। वो की इसीलिए जाती है क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम, वो हाफ लाइफ होता है वो
ज़्यादा होता है, और किसकी अपेक्षा, जो मैनी अदर्स होते हैं जैसे गामा एमी8 उसकी अपेक्षा, मैनी अदर्स गामा एमी8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गामा रेज। तो कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिएट्स। तो अदर एमिएट्स जो होते हैं जैसे एज लाइक गामा एमिएट्स की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे मजबूत बंधन है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डेज। तो सबसे मजबूत बंधन, अब यहाँ देखो मजबूत कौन होगा, जो पास पास होगा। अब यहाँ एक समझने की बात है, आप देखो तो जैसे आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हो एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो उसमें क्या होता है, एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्कान में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य। ये क्या हो गया, इससे क्या बोलते हैं, जैसे एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ देख लीजिए आप, एल्काइन में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो मानो अगर वो पूछ लेता है कि जैसे एल्कीन एल्काइन में सबसे बड़े मतलब किसी बॉन्ड की माप है, तो सबसे लंबाई में कौन ज़्यादा होता है, जो सिंगल बॉन्ड होगा वो, और उससे छोटा लंबाई किसकी होगी, डबल बॉन्ड की, उससे भी छोटी लंबाई किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की। अब ये हम बात समझते हैं कि अगर दो मानो इनके बीच का गैप ज़्यादा होगा, जब बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होगी तो गैप ज़्यादा होगा, और गैप ज़्यादा होगा तो ये कैसे होंगे, वीक होंगे। अगर अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, लंबाई क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा ज़्यादा है, और सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा कैसा है, कम है। तो यहाँ क्या है, दोनों का बीच का है, तो ये कैसा होगा, ना तो ये वीक होगा और ना ही स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये बीच का होगा, नॉर्मल होगा। ठीक, क्या होगा, नॉर्मल मान लो। और ये क्या होगा, अब यहाँ देखो एल्कीन के मध्य में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो एल्कीन की इंग्लिश है वो थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ की ई एन ई होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, अब जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ जैसे अब ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों कैसे हैं, पास पास हैं। जब पास पास होंगे तो इनके जो बॉन्ड की लंबाई है वो कम है, जब कम है तो ये पास पास होंगे तो कैसे होंगे, ये स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे कि नहीं। तो कुल मिला के यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे मजबूत बंधन है। अब वो कह रहा है जैसे आपके ऑप्शन दिए हैं, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख लीजिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज है। तो इसमें जो सबसे मजबूत होगा वो कौन सा होगा, तीसरा होगा आपका, कौन सा होगा, तीसरा होगा। तो यही है जो हमेशा, अब होता क्यों है कि इसके जो बॉन्डों का लंबाई होती है वो कम होती है। बॉन्ड की लेंथ कैसी होती है, कम होने के कारण सबसे कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे यूरिक एसिड मौजूद होता है, ये शायद आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। तो यूरिक एसिड मौजूद होता है, तो यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो यूरिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, तो यह यूनियन नहीं है, या यूनियन होगा, यूनियन ऑफ मैमल्स, यूनियन, या सही कर लेना, या खाली मैमल्स लिख लेना, ठीक, मैमल्स। और फिर वो कह रहा है कि सावर मिल्क
फिर कह रहा है सोडा वाटर, फिर कह रहा है रैंसिड वाटर। तो कुल मिला के ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें हमें सही देखना है कि है किस कौन सा सही। तो यूरिक एसिड होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो एक बार हम बता दे रहे हैं सब में। तो जो यूरिन या यूनियन की जगह यूरिन होगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, यूरिन ऑफ मैमल्स। तो यूरिन ऑफ मैमल्स में क्या पाया जाता है आपका, यूरिक एसिड। क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड, अर्थात स्तनधारियों में क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड। और सावर मिल्क में, जो सावर मिल्क होता है अर्थात दूध होता है हल्का खट्टा सा महसूस हो जाता है, वो किसके कारण, लैक्टिक एसिड। ना लैक्ट आ जाए समझ लो आप दूध की बात हो रही है, तो लैक्टिक। अब उसके बाद करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ये आपका वो सॉरी अगले ऑप्शन की क्या दिया, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर तो आप समझते ही हो, सोडा वाटर जो ऐसा होता है जो ये देखे हैं जगह जगह कहीं लगाए होते हैं, जो गाड़ियों वगैरह में बेचते हैं, तो वो देते हैं पैक्ड करके देते हैं। तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो सोडा वाटर होता है जो एकदम एयर सी निकलती है बाहर खोलने पर, तो वो क्या होता है आपका CO2, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं हम रैंसिड वाटर की। तो रैंसिड वाटर, जो रैंसिड वाटर में क्या पाया जाता है आपका, सोडा वाटर में CO2 होगा, रैंसिड वाटर में आपका क्या पाया जाएगा, ब्यूट्रिक एसिड। क्या पाया जाएगा, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। सॉरी ब्यूट्रिक नहीं, ब्यूरिक है। ब्यूट्रिक, ठीक है, वेट्रिक एसिड है। तो ये देख लीजिए जो रैंसिड वाटर में क्या पाया जाता है, वेट्रिक एसिड पाया जाता है। तो जो यूरिन ऑफ मैमल्स होती है अर्थात जो स्तनधारियों की पेशाब होती है, तो उसमें क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। सावर मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और रैंसिड वाटर में क्या पाया जाता है, वह वेट्रिक एसिड। तो ये हमें सारा चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद तो ये हमारा MRK स्टडी परिवार का एक टेलीग्राम चैनल है जो MRK ऑफिशियल करके होगा, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, और जिससे आप सभी के लिए क्या है PDF वगैरह प्रोवाइड हो सकेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी से भी थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तो ये सभी आपको चीज़ करना है, ज़्यादा कुछ आपके लिए बोलना नहीं है। तो ये इस वीडियो को पूरा बस देखें, जो कि आपका क्या है, जो IUCL में जैसे BSc के लिए है या DRDO में BSc केमिस्ट्री के लिए है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको उन एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि जो एग्जाम 6 नवंबर और 12 नवंबर से स्टार्ट है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे फिर मिलते हैं।